इसी के साथ मैं डॉक्टर साइमा अली को दरख्वास्त करूँगी कि वो यहाँ आएँ। उससे पहले मैं उनकी कुछ अचीवमेंट्स और उनकी काबिलियत के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहूँगी। दैट शी हैज़ डन MBBS फ्रॉम सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ and DGU from Santosh Medical College Ghaziabad. She has also worked previously as senior resident in gynecology and obstetrics at reputed hospitals like Kasturba Hospital, New Delhi and Fortis Hospital, Vasant Kunj. And now she's working as consultant gynecologist at her own private setup, Riyaz Clinic, परवाना रोड खुरेजी। डॉक्टर साइमा अली, जिन्होंने अपनी काबिलियत और खुलूस के ज़रिए बेशुमार ज़िंदगियाँ बेहतर बनाई। I consider it a great honor to invite Dr. Saima Ali and give her a great round of applause. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती टाइम हमें देने के लिए और इस मौजू पे बैठने के लिए, बात करने के लिए। मैं बहुत मुश्किल अल्फाजों में नहीं समझाऊंगी, मैं ऐसे समझाऊंगी कि आपको ये चीज़ आसान लगे और आप अपनी परेशानी समझ सकें और ये जान सकें कि कब आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है। लेकिन जैसे कि रहन सहन, खान पीन सब बदलता चला गया है, स्ट्रेस लेवल बच्चों में बदल गए हैं, हार्मोन लेवल्स बच्चों में बदल गए हैं, तो ये अब बहुत नॉर्मल है कि 9 साल के बच्चे, 8 साल की बच्चियाँ, उन सब में भी होने लगा है। तो अगर आपके घर में या आपके आसपास किसी बच्ची को इतनी जल्दी हो रहा है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। सिर्फ एक बार एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। इसी तरह मेनोपॉज पहले होता था 50 साल में, 55 साल में, लेकिन अब वो बहुत जल्दी होने लगा है। ओवेरियन फेलियर बहुत जल्दी होने लगा है, तो वो भी अब 40 साल के बाद कभी भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल है। फिर उसके बाद हम बात आते हैं कि कितने दिन पीरियड्स होना नॉर्मल है। तो जब आपकी पीरियड स्टार्ट हो और उसके 2 साल बाद जो आपकी पीरियड साइकिल बंध जाए, फिर आपको चाहे 2 दिन आ रहा हो, 3 दिन आ रहा हो, 5 दिन आ रहा हो, वो आपका नॉर्मल पैटर्न है। वो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। बच्चे होने के बाद वो और थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपको हर महीने उतने ही दिन पीरियड्स आ रहे हैं, वो नॉर्मल है। वो किसी के लिए 2 दिन हो सकता है, किसी के लिए 5 दिन हो सकता है, किसी के लिए 8 दिन हो सकता है। ड्यूरेशन हो गई, फ्लो कितना आता है। अब वही सेम बात, किसी को शुरुआती दिन में थोड़ा आता है, फिर बाद में ज़्यादा आता है। किसी को शुरुआती दिन में बहुत तेज़ आता है, फिर बाद में धीरे धीरे आता है। तो हर इंसान के लिए अपना एक नॉर्मल पैटर्न होता है। जब आप लगातार 3 से 4 महीने उस पैटर्न को बदलते हुए देखें, तब ज़रूरत है आपको अपने डॉक्टर के पास जाने के लिए। एक बार जब कोई मशीन चलती है, लगातार चलती, तो उसमें भी थोड़ा वियर एंड टियर आता है। तो साल में 1-2 बार ऐसा हो सकता है कि आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड में कोई प्रॉब्लम आए, तो उसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें 2 या 3 महीने की मेंस्ट्रुअल कैलेंडर बनाना पड़ेगा कि इस दिन शुरू हुआ, इस दिन बंद हुआ, इतना आया, इतने पैड हमने इस्तेमाल किए। जब आप जाती होंगी तो बहुत डॉक्टर्स आपसे पूछती होंगी कितने पैड इस्तेमाल किए। वो इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि कितना फ्लो जा रहा है आपका। पेन, अब पेन को लेके बहुत परेशानी होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। बात ये है, सबका पेन झेलने का थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है। किसी को बहुत उल्टी आने लगती है पीरियड से पहले, कोई काम करने के लिए नहीं जा सकता है, घर के काम नहीं होते बहुत सारे, तो हर किसी का पेन थ्रेशोल्ड अलग होता है। कब ये प्रॉब्लम है? शुरू के दिनों में पीरियड्स में दर्द होना नॉर्मल है, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर ये पीरियड से कबल शुरू हो जाए दर्द, पीरियड के टाइम भी रहे और पीरियड के बाद भी रहे, तो प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर आपको पीरियड के टाइम पे कहीं और दर्द हो रहा है, तो वो भी कभी कभी नाभि के आसपास दर्द होता है, ठीक है ना, कभी और पीठ में दर्द होता है, तो वो एक अलग चीज़ होती है, एंडोमेट्रियोसिस। तो अगर ऐसा दर्द है जो पीरियड के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और पीरियड के बाद भी है, तो आपको दिखाने की ज़रूरत है। साइकिल लेंथ क्या होती है? 2 पीरियड के बीच में। अब को बहुत सारी लेडीज़ आती हैं कि भाई हमें तो आया नहीं पीरियड और हमने महीने में 2 बार आ गया पीरियड, तो
बहुत बार ऐसा होता है कि शॉर्ट साइकिल लेंथ होती है, किसी की साइकिल लेंथ 20 दिन की भी होती है, किसी की साइकिल लेंथ 25 दिन की भी होती है, किसी की 30 की और 40 की भी होती है। तो नॉर्मल साइकिल लेंथ होती है 21 दिन से 50 दिन की, ये नॉर्मल है। किसी की 21 दिन की भी हो सकती है, किसी की 50 दिन की भी हो सकती है। तो अगर आपकी 21 दिन की साइकिल है और 30 दिन का महीना है तो आपको महीने में 2 बार आ सकते हैं, ये नॉर्मल है। तो अपनी साइकिल लेंथ सबको पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 1 तारीख को महीना आया, वहाँ से मेरी साइकिल शुरू होती है, और जब मुझे अगली बार महीना आएगा तो उस दोनों के दरमियान जो है टाइम, वो मेरा साइकिल लेंथ है। अगर मुझे 24 को आया, 1 को आके फिर 24 को आया, तो मेरी 24 दिन की है। अगर मेरे को 1 तारीख को आके अगले महीने की 2 तारीख को आया तो मेरी 32 दिन की साइकिल है। ठीक है, तो साइकिल लेंथ ये होती है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बच्चा जब ठहरेगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी साइकिल लेंथ कितनी है, ताकि आप बता सकें कि मेरी कम हो रही है, बढ़ रही है या सेम है। ठीक है, बीच में किसी को कोई पूछनी हो बात तो पूछ सकते हैं, कोई बात मेरी समझ ना आए तो। क्लॉट्स, अब ये होता है कि थक के जा रहे हैं, थक के जाने नॉर्मल है। अगर आपको ब्लीडिंग हैवी होती है तो थक के जाएंगे, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बढ़ता चला जाए, चौथे 5वें दिन भी ऐसी ब्लीडिंग आ रही हो आपको कि उसमें थक के जा रहे हो, तो प्रॉब्लम है, तो आपको दिखाना चाहिए। मेनार्क और मेनोपॉज की मैंने बता दिया आपको बात, कि अब जल्दी शुरू हो गया है आना और जल्दी ख़त्म भी होने लगा है। पोस्ट मेनोपॉज, अब जैसे पेरीमेनोपॉज होती है कि जब जाने वाला टाइम होता है तो ब्लीडिंग भी ज़्यादा आती है, किसी को बहुत ऊपर नीचे करके आती है, नीचे बहुत ड्राइनेस रहने लगती है, चिड़चिड़ापन रहने लगता है, एकदम से गर्मी लगने लगती है। ये सब नॉर्मल है। ये इस वजह से क्योंकि हमारी बॉडी चेंज कर रही है, ठीक है, तो उसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सब नॉर्मल है। और यही बात आपको पता होनी चाहिए। हम सब लोग अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि नहीं ये तो क्या है, क्योंकि हमने अब सब अपनी जो हेल्थ को है बहुत दिन तक तवज्जो ही नहीं दी, सारे घर को लेके चलने के मामले में। तो इसीलिए ये सब नॉर्मल है, और ये जो है एक टाइम के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी आज दवाइयाँ हैं, विटामिन डी ले सकते हैं आप, कैल्शियम ले सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे अब कंपोनेंट्स आ गए जिससे ये आपका जो ये दौर है वो बहुत आसान हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इनको पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब ये है, पहली बात, नीचे के एरिए में कोई भी सैवलॉन और कोई भी एंटीसेप्टिक कभी इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा सिर्फ पानी। ठीक। दूसरी बात, जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़ा तो हम एडवाइस नहीं करते हैं इस्तेमाल करने के लिए। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, टैम्पॉन इस्तेमाल कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साफ़ होने चाहिए, हर 4 घंटे पे बदलने चाहिए, और डिपेंड करता है आपका फ़्लो कितना है। लेकिन हम एक माम लेके चलते हैं 4 से 5 घंटे का, कितने में तो बदलना चाहिए। जहाँ वो डिस्पोज़ कर रहे हैं वो साफ़ एरिया होना चाहिए और वो बंद होके डिस्पोज़ हो, क्योंकि वो जो ब्लड होता है वो कंटामिनेटेड होता है और उसमें बहुत जरासीम उग सकते हैं, तो वो फैल सकते हैं। और उस टाइम अपनी पर्सनल हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे हाथ बहुत अच्छे से धोने चाहिए, ठीक है, नहाना बिल्कुल ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं हो कि आप गंदे रहें और हाइजीन का ध्यान न रखें। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि अगर हम इस टाइम की हाइजीन का ध्यान नहीं देंगे तो ये इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। नहीं, ये एक मिथ है, क्योंकि आपके बाल धोने से आप पानी डाल रहे, बॉडी जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो तो पूरी बॉडी का चेंज हो रहा है, सिर्फ बाल से टेम्परेचर थोड़ा ना चेंज हो रहा है आपका। और आपके बाहर के टेम्परेचर से आपके हार्मोन्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आप ये समझिए, जो फ्लो है वो किस पे डिपेंडेंट है, हार्मोन्स पे है। हार्मोन्स ऑलरेडी साइकिल चल रही है, आपके बाल धोने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक।
नहीं पुरानी औरतें, मैं हम लोग इसीलिए तो हमें बात करने की, बिल्कुल सही, इसीलिए तो हमें बात करने की ज़रूरत है कि हम साइंटिफिक तरीके से बात को समझें। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनका उनका जो सोचना हो वो किसी और एतबार से हो, और कई बातें सही भी होती हैं उनकी, लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूवन, लेकिन इस जो आपने अभी बात की उसका कोई भी मतलब कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ठीक, नो नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि हाइजीन और रखनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, जब बच्चा होता है उसके बाद क्या कहते हैं, नहीं नहाइए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो कहते हैं नहाइए, साफ़ रखिए अपने आप को, क्योंकि बच्चा जो है, आपकी जो हेल्थ है, पहले बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, जैसे अब जो कहते हैं कि उस टाइम केयर करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए, और वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो पोस्टमार्टम जो टाइम है वो आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, नहाना ज़रूर चाहिए, नहाने से उसका कोई नहीं है, बल्कि आपकी जितनी अच्छी हाइजीन होगी ना, उतना अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी। ठीक है, आपका इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। ठीक, अब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, पेल्विस क्या होता है, वो कूल्हे की हड्डी के अंदर जहाँ पे हमारा ये सारा सिस्टम है उसे कहते हैं पेल्विस। अब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सूजन, अब बहुत बार आप जाते हैं, कोई डॉक्टर हाथ लगा के कहता है भाई इसमें तो सूजन आई है, सूजन इसी को कहते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले वो डायग्राम दिखाऊं, ये पूरा है। ठीक है, तो सूजन चाहे ओवरीज में आए, फेलोपियन ट्यूब्स में आए, यूट्रस में आए, ठीक है, ये सर्विक्स में आए। अब सर्विक्स में हमारे सेल्स होते हैं जो कि, अब कई बार लेडीज़ आती हैं कि जी हमारा नीचे का एरिया बहुत गीला रहता है, हमारा मुंह कैसा रहता है, हमेशा गीला रहता है, ये कुदरत का निज़ाम है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुदरती जरासीम है जो कि एंटीसेप्टिक होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी बहुत चीज़ों से हिफाजत करते हैं। उसी तरह अल्लाह का ये निज़ाम है कि नीचे उन्होंने मतलब कुदरती तौर पे ऐसे जरासीम रख रखे हैं जिससे इन्फेक्शन ऊपर जाए ही ना। ठीक है, तो इसीलिए एंटीसेप्टिक हम लगवाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और फिर अब जैसे बहुत सारे आते हैं पीएच वॉश वगैरह, वो लगातार आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है पीएच, और इसीलिए इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अब वजाइनल डिस्चार्ज, तो इसीलिए हमेशा नीचे का एरिया कैसा रहेगा, गीला, लेकिन हार्मोन्स की वजह से कभी वो डिस्चार्ज आपका बिल्कुल पानी जैसा होगा, जैसे महीने से जस्ट पहले होता है, और कभी आपका गाढ़ा चिपचिपा होगा। ठीक है, वो नॉर्मल है। अब परेशानी क्या है, एबनॉर्मल क्या है, ये तो नॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल क्या है, कलर, जब आपका कलर मटमैला हो जाए, ब्लड जैसा आ जाने, ग्रीन आए, येलो आए, तब है वो एबनॉर्मल। उसकी इसमें से स्मेल आने लग जाए गंदी, और इचिंग। अब बहुत सारे जरासीम होते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल। जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो ऐसा होता है फटा फटा सा। ठीक, और उसमें खुजली आती है। ठीक, और तीसरी चीज़ इसमें है कलर, स्मेल, इचिंग, और इतना ज़्यादा होना जे आपको बार बार कपड़े बदलने पड़े। तो अगर आपके डिस्चार्ज में ये 4 चीज़ें हैं कि स्मेल आ रही है, गंदा रंग हो रहा है, या फिर उसमें जो है इचिंग हो, खुजली हो, या फिर वो इतना ज़्यादा हो कि आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, तब आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, वरना वो नॉर्मल है। महीने के किसी टाइम वो बिल्कुल पानी जैसा होगा और किसी टाइम वो बिल्कुल गाढ़ा चिपचिपा होगा। इसके साथ साथ चूँकि यहाँ पे क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो इसके आसपास जो चीज़ है वो क्या है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो जब यहाँ पे सूजन आएगी तो जाहिर सी बात है उसके आसपास जितनी मसल्स होंगी वो इफ़ेक्ट होंगी। इसीलिए कई बार औरतों को पेट में दर्द रहता है और पीठ में दर्द रहता है, लेकिन उनका ये होता है क्योंकि वो पानी ज़्यादातर जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, तो उन्हें लगता है कैल्शियम निकल रहा है और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा अल्लाह मियाँ ने निज़ाम ही नहीं बनाया कि आपकी कैल्शियम सीधे नीचे से निकल जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो जो है सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है सूजन है, तो इसी वजह से रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की।
वेजाइनल डिस्चार्ज, जो बता दिया मैंने आपको 4 चीज़ें, पेन, उसके साथ कई बार ब्लीडिंग होती है। अब वो ब्लीडिंग किस लिए होती है? ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि जब जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे ज़ख़म बन जाएंगे, जब ज़ख़म होगा तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। तो कई बार इसमें क्या होता है, जो महीना आ गया आपका, उस महीने के बीच में भी आपको कई बार थोड़ी थोड़ी टपक टपक के ब्लीडिंग होगी, ठीक है, उसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। तो वो भी ख़तरनाक है। तो वो होता है कई बार इन्हीं अल्सर्स की वजह से और इन्हीं इन्फेक्शंस की वजह से। तो कैंसर कभी एकदम से नहीं होता। जब इन छोटे छोटे मरहलों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 8-10 साल में, जो अभी डॉक्टर सोहेल ने आपको बताया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो वायरल इन्फेक्शन ये भी हो सकता है। अगर आपने टाइम ने नहीं दिखाया और उसको बढ़ने दिया तो वही एक ना एक दिन वो ले लेगा, कैंसर बन जाएगा। सिर्फ टाइम लगता है। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रेस्ट कैंसर। तो सबसे पहले ये कैंसर इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये दोनों कैंसर ऐसे कैंसर है जो हम आराम से क्या कहते हैं उससे बच सकते हैं। अब उससे पहले मैं आपको समझा दूं, ये ब्रेस्ट है, ये निपल का एरिया है और उसके चारों तरफ जो गहरे रंग का होता है उसे हम कहते हैं एरियोला, ठीक है। ये हमारी कॉलर बोन है और ये जो बगल का हिस्सा है ये है आर्मपिट, एक्जिला, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं जब एग्जामिनेशन करना बताऊंगी तो मैं इन तीनों के बारे में बात करूंगी। तो ये बहुत मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडियन फीमेल में, 27% के। और ये कब शुरू होता है? इसकी इंसिडेंट बढ़ती है 30 इयर्स ऑफ एज से और पीक करती है, मैक्सिमम होती है 50 से 65 इयर्स के एज तक। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को इफेक्ट करती है, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू मेन में भी होता है। तो कई बार ये मेन को भी इफेक्ट करती है, लेकिन वो रेयर होता है। रिस्क फैक्टर्स, अब क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? अब बहुत सारी बातें डॉक्टर सोहेल ने बता दी है तो मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है जेनेटिक। अगर आपके घर में मम्मी को, खाला को, नानी को, दादी को या फुप्पो को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को है तो आपके पास 50% चांसेस हैं। सेकेंड डिग्री रिलेटिव को है तो आपके पास 35% चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके घर में किसी को भी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टाइमली दिखाएं ज़रूर, ठीक है। सेक्स फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम होता है। एज 30 इयर्स ऑफ एज से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि कैसे हम टेस्ट करते हैं, कैसे देखते हैं? पता है किसी को यहाँ पे? पता है कौन करता? तो जिन्होंने लोग नहीं देख सकते तो आज उन्हें सिखा देंगे। तो आज आप यहाँ से जाएंगे तो मेरी कोशिश यही होगी कि आप उस चीज़ से, उस पावर से लेस होके जाए ताकि आप खुद अपना कर सके, देख सके हर महीने, और आपको पता हो कि ये नॉर्मल है और मुझे कब अपनी डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री, वही फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री रिलेटिव में। पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री, अगर डायबिटीज़ है, अगर HIV है, अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इसका मतलब है जब भी आपकी इम्यूनिटी कम है, अनीमिया है। हमारे माशरे में औरतों में सबसे ज़्यादा क्या कम होता है? हीमोग्लोबिन, अनीमिया। तो अगर ये सब केसेस है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके इन्फेक्शंस बढ़ जाएं, ठीक है। तो हिस्ट्री, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, अब ये हमारे माशरे में कम होती है। ये बाकी जगह है कि जहाँ पे बच्चे नहीं होते, बहुत लेट शादियाँ होती हैं, बहुत लेट बच्चे होते हैं, या जो दूध नहीं पिला पाते, ठीक है। तो वो रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री जो होती है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो। जीन डिफेक्टिव, वो वहीं से आ जाता है जेनेटिक रिस्क में। क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, इसका मतलब जितना ज़्यादा भारी और डेंस ब्रेस्ट टिश्यू होगा उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर हो। तो वही जो बात डॉक्टर सोहेल ने बताई है कि जितना ओबेसिटी, जितना सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगा उतनी ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि जितनी ओबेसिटी होगी उतनी ज़्यादा 2 हार्मोन्स होते हैं फीमेल में, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जितना ईस्ट्रोजन बढ़ेगा उतना ज़्यादा चांसेस होंगे ये कैंसर के। दूसरी, अब हम किसको, और ये सब चीज़ें जो हम
जिससे बच सकते हैं। एक्सरसाइज, डाइट, वेट मैनेजमेंट, स्मोकिंग, अल्कोहल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो बच सकते हैं। किसी किसी लेडीज़ के रेडिएशन होते हैं किसी भी वजूहत से, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। किसी के 30 साल से पहले रेडिएशन हो रहे हैं, चेस्ट एक्सरेज हो रहे हैं, या कीमो या फिर MRI करा रही हैं किसी वजह से, तो उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कि मीनोपास के बाद लोग ज़्यादातर लेते हैं, अगर वो ज़्यादा लंबी चलती है, मतलब वही ईस्ट्रोजन का अगर ज़्यादा हो जाता है, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब सिम्टम्स क्या होती है? सबसे पहली बात, लंप और स्वेलिंग, ये सब जानते हैं कि एक गांठ पता चलेगी, ठीक है। अब वो गांठ कैसे पता चलेगी? हमें खुद ही देखनी पड़ती है, या कई बार वो इतनी उसको ध्यान नहीं दिया जाता कि वो इतनी वाज़ेह हो जाती है कि हमें हाथ में आती है या देखने में ही पता चलने लगती है, ठीक है। या फिर ब्रेस्ट में पता चलेगी कोई गांठ, या फिर आर्मपिट में पता चलेगी, एक्जिला में पता चलेगी कोई गांठ। निपल डिस्चार्ज, निपल डिस्चार्ज कई बार बहुत सारे केसेस में होता है, लेकिन बिना छुए अगर निपल डिस्चार्ज हो रहा है और ब्लड टिंज्ड है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो होगा ब्रेस्ट कैंसर से। स्किन चेंजेस, अब आप यहाँ देख सकते हैं दो चीज़ें, ये आपको दिख रही है स्लाइड। कई बार हमें कोई लंप नहीं पता चलता, सिर्फ जो स्किन होती है वो चेंज हो जाती है। संतरे का छिलका जैसे होता है, बिल्कुल वैसी, एकदम कैड़ी, और उस पर डिम्पल्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं प्यूडी ऑरेंज, मतलब ऑरेंज की तरह बिल्कुल स्किन हो जाती है। वो होती है कि आपको अंदर से कोई लंप नहीं पता चला, लेकिन वो अंदर चिपकता जा रहा है। जब चिपकता जाएगा तो वो अंदर खींचती जाएगी स्किन को। इसी तरह एक तो ये हो जाता है, और दूसरा ये वाला निपल देख सकते हैं आप, ये अंदर को खिंचा हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, रिट्रैक्टेड निपल जैसे हो जाता है, बिल्कुल अंदर खिंचा हुआ निपल। तो ये दो चेंजेस होते हैं, ये मिलते हैं हमें। या कोई ऐसा रैश होगा, या कोई एक ऐसा अल्सर होगा जो कि हील ही नहीं हो रहा होगा। आप थोड़ा बहुत चेंज वो तो नॉर्मली होता है दो ब्रेस्ट में आपस में, ठीक है। लेकिन अगर आप खड़े होकर आप देख सकते हैं और आपको दिख रहा है कि विजिबल चेंज है शेप और साइज में, तो आपको ध्यान देना चाहिए। रैश मैंने बताया, जैसे कि कोई भी रैश हो, ब्रेस्ट पे हो, आर्म पिट में हो, नीचे जो जिनके भारी ब्रेस्ट होते हैं उनके नीचे इंफ्रा मैमरी रीजन में बहुत सारे रैशेस हो जाते हैं, वो भी ध्यान दें। और नॉन हीलिंग अल्सर, ये तो हर जगह के लिए, अगर कोई भी अल्सर, कोई भी घाव आपका ठीक ही नहीं हो रहा है, वो पीरियड ऑफ टाइम दवाई लेने के बावजूद, उसको इमीडिएट चाहिए केयर। निपल डिस्चार्ज जो आपको बता रही थी अभी, तो अब मैं इसको डिटेल में बताऊं। अगर सफ़ेद और क्लाउडी हो, क्योंकि जब हम बच्चों को दूध पिला रहे होते हैं या उसके बाद भी, और एक प्रोलैक्टिन अगर हमारा ज़्यादा हो जाता है, गैलेक्टोरिया जिसे कहते हैं, तो जो निपल डिस्चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? सफ़ेद। अगर कोई हार्मोन की वजह से या इन्फेक्शन हो, कई बार ऐसा होता है, मेस्टाइटिस होता है कि पेन हो रहा है और सूजन है, लाल दिख रहा है और पीला सा डिस्चार्ज आ रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो इन्फेक्शन है। अगर जो ग्रीन सा आता है, तो इसका मतलब है जो नलियाँ होती हैं अंदर दूध की, उसमें इन्फेक्शन है या उसमें कैंसर है। और जो सबसे ख़तरनाक होता है ये लाल, मतलब ब्लड आ रहा है उसमें से, तो इसका ज़्यादातर रीज़न होता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, पैपिलोमा कैंसर है। कैंसर ब्रेस्ट के दोनों ही होते हैं, चाहे वो नलियों में हो चाहे वो ब्रेस्ट टिश्यू में हो, ठीक है। तो निपल डिस्चार्ज आएगा बिना उसको दबाए, वो अपने आप आएगा, दबाने से नहीं आएगा, वो अपने आप आपको पता चलेगा। और ज़्यादातर जब पेन होता है स्वेलिंग में, तो मोस्ट 80-85% वो ज़्यादातर बिनाइन होता है, मतलब कैंसरस नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की और दिखाने की। अब आता है इम्पोर्टेंट पार्ट, हम इस सब चीज़ों से बच कैसे सकते हैं। स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये कब से करना चाहिए? 20 साल की उम्र से। और कब करना चाहिए? मंथली। फिर दूसरी चीज़ आती है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। वो क्या होता है? वो ये होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और वो करें। वो कब होता है? 30 साल की उम्र से ज़्यादा। और कब होना चाहिए? हर 1 साल से 3 साल के बाद। अब हम कितने लोग हैं जो 30 साल से ऊपर हैं और कितने लोगों ने करा रखा है पता नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप लोग कम से कम अपने आप करना शुरू कर दें।
मैमोग्राफी ये टेस्ट होता है इसमें, जहाँ पे आपका ब्रेस्ट टिश्यू एक मशीन में डाला जाता है, वो देखता है कि वहाँ पे कोई लंप तो नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पनप रही है। ठीक है, ये ज़रूरी है हर 40 साल से ऊपर की औरत को हर साल कराना, ये मस्ट है। हमारे माशरे में, हमारे कंट्री में ही नहीं कराते क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है। और ख़ासकर वो जिनके रिस्क फैक्टर्स हैं, वो तो इससे बच ही नहीं सकते कि उनको 40 साल के बाद। और बहुत सारे ऐसे सरकारी इदारे हैं जहाँ पे बहुत आराम से ये हो रहा है, कोई इतना महंगा, कोई इतना, थोड़ा पेनफुल टेस्ट होता है क्योंकि उसमें 2 प्लेट्स के बीच में आपका ब्रेस्ट टिश्यू दबाया जाता है, लेकिन ज़रूरी है बहुत। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है। ठीक है, एमआरआई तब कराते हैं अमूमन जब डॉक्टर को लगता है कि उसकी ज़रूरत है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये होता है। अब सबसे ज़रूरी बात ये, इसको करने का टाइम क्या होना चाहिए? टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। महीना ख़त्म होने के बाद 7 दिन बाद। महीने के दौरान क्यों नहीं? क्योंकि महीने के दौरान ऑलरेडी हमारे ब्रेस्ट एंगॉर्ज्ड होते हैं, पेनफुल होते हैं। तो हमेशा जिसको पीरियड्स आ रहे हैं वो हमेशा महीना ख़त्म होने के 1 हफ्ते बाद करेंगे, एक टाइम पे। ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल कब करेंगे? वो तो उनके लिए सिर्फ ये है कि हर महीने में एक बार होगा, कोई भी डेट अपनी डिसाइड कर लें, उस डेट को उसी दिन हर महीने करें। दूसरी चीज़ कैसे करें? ये 3 उंगलियां हैं, इन 3 उंगलियों की पल्प से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं घुसेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक। तीसरी चीज़ ABC। ABC क्या हुआ कि हम सिर्फ अपने ब्रेस्ट टिश्यू को नहीं करेंगे, आर्मपिट को करेंगे, A, B ब्रेस्ट और C कॉलर बोन, इन तीनों को इंस्पेक्ट करेंगे अच्छे से। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे टाइम पे करेंगे जब आप अकेले हों, कंफर्टेबल हों, आराम से। और सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप नहा रहे हो, ताकि अपने आप को शीशे में देख पाए। ठीक, अब कैसे करेंगे? तो पहले तो देखते हैं। ठीक, खड़े होकर दोनों हाथ आपकी कमर पे, मैं यहाँ आ जाती हूँ जिससे तो दिख जाए। ठीक है, दोनों हाथ आपकी कमर पे होंगे और आप शीशे में देखेंगे। क्या देखेंगे? कि आपका दोनों ब्रेस्ट साइड ऊपर नीचे तो नहीं है, कोई डिस्मॉर्फिक तो नहीं है, कोई स्किन चेंजेस तो नहीं है, कोई रैशेस तो नहीं है। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप अपना पॉस्चर चेंज करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे होंगे। अब नीचे होकर आप क्या देखना चाहते हैं? आप देखना चाहते हैं कि आपके निपल्स की पोजीशन दोनों की सेम है, कोई अंदर को तो नहीं खींच रहा, कोई इधर या उधर, उसमें चेंज तो नहीं। अब आपने ये दोनों चीज़ें देख ली। ठीक, अब आपने अपना ब्रेस्ट टिश्यू देख लिया, स्किन देख ली, साइज देख लिया, शेप देख लिया। अब आप क्या इंस्पेक्शन के बाद आएंगे पैल्पेशन, मतलब हाथों से देखने। अब हाथों से देखने का क्या है? ये 2 उंगलियां नहीं, सिर्फ ये 3। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? ये 3 उंगलियां लेकर इस पूरे ब्रेस्ट टिश्यू को आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4, जैसे रोटी के 4 टुकड़े, वैसे इसी सर्कल के 4 टुकड़े। उस पर फिर ऐसे सर्कुलर मोशन से जाएंगी, आप पूरा एक सर्कल करेंगी। यहाँ पे करेंगी, यहाँ, यहाँ, फिर वापस यहाँ, और धीरे धीरे करते करते अंदर जाती चली जाएंगी। ठीक, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, यहाँ करेंगी, यहाँ करेंगी, यहाँ करेंगी, यहाँ, 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 मतलब जैसे कि एक व्हील में ऐसे सब डंडियाँ आती रहती है, वैसे करेंगी। या तब गोल 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 ऐसे करेंगी, या बाहर से अंदर आती रहेंगी, या ऊपर से नीचे पूरे। लेकिन इस बात का ध्यान देना है, जो भी आप तरीका इस्तेमाल कर रही हैं, हर महीने वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दोनों को। और फिर करना कैसे है? अगर आप जो है लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, तो ये जो है ऊपर जाएगा हाथ। ठीक है, और राइट हैंड की 3 उंगलियों से करेंगे आप। ठीक है, फिर आपने ब्रेस्ट अपना एग्जामिन कर लिया, सबको समझ में आ गया तीनों तरीके। जब आपने ये एग्जामिन कर लिया, फिर आप क्या करेंगी? एक्सिला एग्जामिन करेंगी अपना, और एक्सिला के बाद अपना कॉल। ठीक है, यहाँ पे आप रुकिए। तो ये है आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, और कई बार महीने से जस्ट पहले, मैंने आपको क्यों कहा महीने के बाद करने के लिए? क्योंकि जो मतलब प्यूबर्टी वाले एज में, या फिर जिनको पीरियड्स हो रहे होते हैं, उनमें क्या होता है
कि कई बार ऐसी छोटी छोटी गांठें होती है जो छूटे से इधर उधर इधर उधर भागती रहती हैं और वो महीने के टाइम पे बढ़ जाती हैं, उनको कहते हैं फाइब्रोइड एडिनोमा। ठीक है, वो कोई मेलिग्नेंट कंडीशन नहीं होती, मतलब कैंसरस नहीं होती, और वो अपने आप घटती बढ़ती रहती हैं पूरे महीने के टाइम पे। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम महीने के बाद करें। ठीक है, एक टाइम बांध के। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई कि या तो हम ऐसे ऐसे जा सकते हैं, है ना, या ऐसे, या फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे पूरे ब्रेस्ट को कवर करेंगे हम। ठीक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गया अच्छे से? अब हर, हाँ पूछिए। आपको जिस साइड से आप करें उसका हाथ अपने सर के ऊपर रखना है ताकि हमारी ये मसल्स उसको अपलिफ्ट कर दे। और दूसरा, अगर आप लेफ्ट का कर रही हैं तो राइट हैंड इस्तेमाल करेंगी, और राइट हैंड करेंगी तो लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, एक ही तरीके से करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जिस तरीके से वो पैल्पेट कर रही हैं, आप उसी तरीके से हर बार वो लंप फील करेंगे। अगर आप एक तरीका करेंगे तो आपकी जो ब्रेस्ट जैसे आप महसूस करेंगे वो एक तरीके से महसूस होगा। अगली बार आप दूसरी तरीके से करेंगे तो आपका हो सकता है वो तरीके से वो पार्ट मिस हो जाए, है ना। और कई 2 उंगलियों से क्यों नहीं करते, 2 उंगली, क्योंकि कई बार एक छोटा सा, क्योंकि डेंस टिश्यू होता है फाइबर, अगर आप अपनी छुएंगे आपको छोटे छोटे नोड्यूल्स से दिखेंगे। ठीक है, तो वो कई बार ऐसा होता है 2 उंगलियों से करते तो हमें लगता है ये लम्प है यहाँ पे, तो फॉल्स लम्प्स बहुत ज़्यादा हमें फील होते हैं। इसीलिए एक ही तरीके से करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे, एक टाइम बांधेंगे तो आपकी आदत में पड़ेगा। जब भी कोई भी हम हैबिट बनाना चाहते हैं, जब भी हम कोई हैबिट बनाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, और एक ही तरीके से करेंगे तो बहुत मुमकिनात है कि हम एक्यूरेट रहें और हमसे कुछ छूटे ना। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है आपको। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस कब होते हैं, हम कैसे देख सकते हैं, और क्या हमें कराना होता है। तो 30 साल, 20 से 30 साल तक तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन 40 साल के होने के बाद एक बार मैमोग्राफी मस्ट है, वो करानी चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं सर्वाइकल कैंसर पे। सर्वाइकल कैंसर होता है जो मैंने बताया था, क्या, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ठीक है, वो कैसा होता है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। ये होता है माउथ ऑफ सर्विक्स पे, इस पार्ट में। किस वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वही सेम चीज़ कि एक इन्फेक्शन से। अब वो इन्फेक्शन कैसे आता है, जब आपस में मिलते हैं तो उससे वो इन्फेक्शन आता है। बहुत सारे जरासीम ऐसे होते हैं जो मर्दों में कोई भी सिम्टम्स नहीं पैदा करते, लेकिन औरतों में वही सिम्टम्स पैदा करते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी हम PID का ट्रीटमेंट करते हैं हम कहते हैं दोनों को दवाई खानी है, सिर्फ एक को दवाई नहीं खानी। इसीलिए जो कॉन्डम होते हैं वो इसलिए बेहतर हैं क्योंकि वो इन सब जरासीम से आपको बचाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कैंसर होता है वो मोस्टली ऐसे ही फैलता है, इसी इन्फेक्शन से फैलता है। और ये जैसे मैंने पहले बताया था, ये वायरस इंड्यूस्ड होता है और ये एक दिन में नहीं होता। ये हम जब अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं, जो कहते हैं ना ज़ख़म से नासूर बन जाता है, वो वाला केस है इसमें। कि वो हमें कुदरत टाइम देती है 8 से 10 साल, कि पहले वो अल्सर बनता है, अल्सर पे फिर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, गंदा पानी आता है, फिर वो वहीं पे लोकलाइज्ड कैंसर बनता है, उसके बाद कहीं जाके ये ऊपर फैलना शुरू होता है। जो लोकलाइज्ड कैंसर होता है उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेज़र, क्रायो, और वहीं पर ख़त्म हो सकता है वो, लेकिन वो सिर्फ जब आप टाइमली जाके दिखा दें। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसमें जब हम OCPs, जो हम बच्चे रोकने के लिए जो दवाई देते हैं, वो हम बहुत टाइम, लंबे टाइम तक खाएं, मतलब 12 साल के ऊपर इसकी फिर वो एफिकेसी बढ़ जाती है। अर्ली मैरिज होना, कि इसका भी सिर्फ यही वजह है कि जल्दी वो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी, इस वजह से। ये वही वाली बात सेम कि वही सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी शुरू हो जाना,
एक साथ बहुत सारे पार्टनर्स होना। फिर वही बात आ गई पुअर जेनाइटल हाइजीन, जो मैंने उस वक्त बताया था कि वो हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं रखेंगे इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते आगे पहुंच जाएगा। जो लोग स्मोक करते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है वो भी रिस्क फैक्टर होता है। क्यों? जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, जब बहुत सारे डिलीवरीज होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जानी खिसक के नीचे आ जाती है। जब वो अपनी जगह से नीचे खिसक के आ जाती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं अल्सर बनने के, और उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। वीकेंड इम्यून सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया अनीमिया हो गया, स्टीरॉयड आपके चल रहे हैं, किसी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कम है, तो आपके ज़्यादा चांसेस है ये कैंसर होने के। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स इसके या तो ब्लीडिंग होगी, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। एबनॉर्मल ब्लीडिंग क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि ज़रूरत से, मतलब जो आपको पैटर्न है उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होना, महीने आने के बीच में ब्लीडिंग होते रहना, ठीक है, या फिर आपकी जब आप आपस में मिले उसके फ़ौरन बाद ब्लीडिंग हो जाना। कोई डॉक्टर आपकी जांच कर रहा है उसके फ़ौरन बाद आपको ब्लीडिंग हो जाना। क्यों हो रही है वो? क्योंकि वहाँ पे ज़ख्म है, जब भी कोई टच करेगा वहाँ से ब्लीडिंग होगी। इसीलिए ये ब्लीडिंग पैटर्न्स, अनयूजुअल ब्लीडिंग पैटर्न्स हैं, वो सिम्टम्स होते हैं अर्ली सर्वाइकल कैंसर के। ओडोरस डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, गंदी बदबू आना, गंदा डिस्चार्ज आना। आपस में मिलने में दर्द होना, वो इसलिए क्योंकि चारों तरफ वो सूजन है, चारों तरफ वो ज़ख्म है, तो जब भी मिलेंगे वो खून भी आएगा और दर्द भी होगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, पीठ में दर्द होना, पैर में दर्द होना, वेट लॉस होना, स्वेलिंग, ये तब है जब हमारा कैंसर बढ़ जाए और ऊपर की तरफ जाने लगे, तो आपकी पीठ की तरफ सब जाएगा, तो प्रेशर सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि वो बढ़ रहा है ना, ग्रोथ बढ़ रही है वो। अब वो बढ़ेगी, पहले तो वो यूट्रस को कवर करेगी, फिर ओवरी में जाएगी, फिर साइड वाली चीज़ों में जाएगी, तो फिर वही लॉस ऑफ एपेटाइट, वो सब जो कैंसर के होते हैं सिम्टम्स वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो बहुत ही लेट स्टेज में आते हैं। अर्ली स्टेज में जो हम पता लगा सकते हैं वो इसी तरीके से पता लगा सकते हैं, अनयूजुअल ब्लीडिंग होना, गंदा पानी आना, आपस में मिलने में दर्द होना। अब ये है डिस्चार्ज, जो मैंने आपको बताया था उस टाइम भी क्या क्या कलर होते हैं। तो नॉर्मल जो होता है वो थिन और थिक होता है, या फिर ये हो सकता है नॉर्मल से ज़्यादा डिस्चार्ज होने लग जाए। ये है गंदा, जब उसमें बदबू आने लग जाए, और ये जब उसमें खून आने लग जाए। वही 4 पॉइंट्स, बदबू, कलर, इचिंग और ज़रूरत से ज़्यादा। लेकिन आप वो पता कर सकते हैं, वही मैंने कहा वो आपके लिए नॉर्मल होगी, लेकिन आपको भी बदबू आने लगेगी। वो जब इन्फेक्शन होता है हर इंसान को पता चलता है कि एक तो नॉर्मल आती है क्योंकि वो ब्लड है या वो कोई है, यूजुअली तो वो ओडोरलेस होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती अपनी। लेकिन जैसे जैसे उसमें पनपेंगे वो जरासीम, वैसे अपना ओडोर आएगा, वैसे वो रंग छोड़ेंगे। अब स्क्रीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बाहर सब जगह अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग होती है। जब भी कोई लेडी आती है गायनी को दिखाने, हर कोई करता है पैप स्मीयर, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं करवाता। ये होता है, कुछ नहीं होता। आप ओपीडी में जाती, जैसे डॉक्टर आपको देखते हैं वैसे ही नीचे से एक टेस्ट होता है, ओपीडी में टेस्ट होता है, 5 मिनट का टेस्ट है और वो स्क्रीनिंग कर देता है आपकी। या जैसे ये सर्विक्स देखा, यहीं से सैंपल ले लिया बस, और फिर वो भेज देते हैं, फिर वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वो बता देते हैं कि यहाँ पे सेल्स नॉर्मल है, हाइपरट्रोफी है या उनमें इन्फेक्शन है। ये छोटा सा टेस्ट आपको कितनी सारी चीज़ों से बचा सकता है। ओपीडी बेस्ड टेस्ट होता है, आप जाएंगे, आप करा के वापस आ जाइए, पेनफुल नहीं होता, और फ़ौरन ही आपने जितने भी काम है, अपने जो भी आपकी डेली की चीज़ें आप नॉर्मल कर सकते हैं। और अर्ली इन्फेक्शन, अब जो भी चीज़ है, अब मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसका इलाज हो जाएगा, कोई इन सीटू कार्सिनोमा है, उसका इलाज हो जाएगा। तो जो चीज़ है वो पहले आँख से देख लें, फिर डॉक्टर अपने आप इलाज कर देगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बात ये हथियार हमारे पास हैं, लेकिन बात है कि आप लोग आएँ, दिखाएं, तो आपको बताया जाए कि आप कैसे बेहतर लड़ सकते हैं इन सब चीज़ों से। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी माओं के लिए कि वो अपनी बच्चियों को टाइम से
करा दें। और सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है ये वैक्सीन, क्योंकि जो HPV वैक्सीन है वो वॉट्स भी करता है, वो बहुत सारी चीज़ें करता है जो कि प्री कैंसरस होती है, वो बाद में जाके कैंसरस हो जाती है। तो जो वैक्सीन है, अगर आप 9 से 14 साल की लड़कियों को लगवाएंगे तो ये 2 लगेंगे, 6 महीने के अंतराल पे लगेंगे 2। और अगर 9 से 14 साल से ऊपर की लड़की होगी तो वो लगेगी 3 डोजेस, पहली, फिर 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। तो 6 महीने के अंदर 3 डोजेस। इसी तरह लड़कों के लिए 3 डोजेस ही हैं, पहला, दूसरे महीने और छठे महीने में, ठीक है। तो अगर हम 14 साल से पहले अपनी बेटियों को करा लेंगे तो आपको 2 डोज लगवानी पड़ेंगी। और इसमें कोई नहीं है कि करवा सकते हैं कि नहीं, करवानी ही है। अगर हम किसी चीज़ से बच सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, तो क्यों नहीं। और बच्चे क्या, आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, जो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोड़ देते हैं, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर टाइमली उन पे ध्यान देंगे तो आप अपनी तबीयत बेहतर कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने घर का ख्याल रख सकते हैं। जब आपके पास ही सेहत नहीं होगी तो आप दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे, और जब आप अपना ही नहीं ख्याल रखेंगे, अपने आप को पहले तरजीह नहीं देंगे, तो दूसरे क्यों देंगे। तो यही फ़र्क आना चाहिए कि अब मैं ये चाहती हूँ कि अब आपको जब पता चल गया कि आप में से अगर कुछ भी लेडीज़ अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती हैं तो इस बात का फ़ायदा है कि मैं यहाँ आके आपको बता रही हूँ। और कोई मुश्किल नहीं है, आपको अपने घर बैठे बैठे ये करना है। और क्या कर सकते हैं, जिनसे आप मिलें उन्हें और बताएं, जहाँ भी आप जाती हैं उनको बताएं, ताकि ये बात फैले और ये जो कैंसर है ये कम से कम हो जाए, क्योंकि हम इन सब से बच सकते हैं। तो यही है कि हम जानते हैं कि ये है, तो ये ज़रूर, ये काफ़ी नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो ज़रूरी है। इसके साथ मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा और आप औरों को भी फ़ायदा पहुँचाएंगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। कोई भी बात पूछना चाहती हूँ।